तो छात्रों, आज हम आपके समक्ष किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो हमारा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है शिक्षण प्रौद्योगिकी या शिक्षण अधिगम का जो सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारा पेपर या जो सफल टॉपिक है शिक्षण प्रौद्योगिकी, तो हम शिक्षण प्रौद्योगिकी के बारे में जान लेते हैं कि शिक्षण प्रौद्योगिकी क्या होता है। अगर देखा जाए तो बच्चे या जो अक्सर छात्र शिक्षण प्रौद्योगिकी एवं शिक्षण विधि में उनके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है। तो मैं आज आप लोगों को इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ, इसको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर देखिए जो टॉपिक हमारा है शिक्षण प्रौद्योगिकी, जैसा कि इसके बारे में जान लेते हैं। प्रारंभ में शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया होती है, जो कि शिक्षण को जो है या जो है शिक्षण एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में भी यह जानी जाती है, जो कि शिक्षण को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अगर देखा जाए तो इस प्रौद्योगिकी की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। तो अब देखें, जैसा कि हमारा टॉपिक का प्रकरण शिक्षण प्रौद्योगिकी था, तो शिक्षण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में मैं आप लोग समझ चुका है शिक्षण, जैसा कि पहले जो हम बात करते हैं शिक्षण के बारे में, तो शिक्षण के बारे में मैंने आपको भी बताया भी शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है, या शिक्षण एक निरंतर चलने वाले एक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। इसमें प्रविधियों या मुख्य विधियों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर शिक्षक इन जो है प्रविधियों का प्रयोग नहीं करता है तो जाहिर सी बात है उनका शिक्षण का कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाता। तो अगर इसके बारे में देखें तो जो शिक्षण प्रौद्योगिकी होती है, शिक्षण प्रौद्योगिकी के विषय में अगर देखें तो इसमें कुछ थिंकर है जो कि अपना विचार इस पर व्यक्त किए हैं। जैसा कि शिक्षण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अगर हम पहला देखें तो इसमें उवेनिंग की डिफिनेशन आती है, उवेनिंग की। फिर इसी क्रम में देखें तो वेनिंग के बाद आती है विशलो की आती है, वेनिंग हो गया, विशलो हो गए, फिर स्टोन्स एवं मारिस भी हो गए, स्टोन्स एवं मारिस, स्टोन्स एवं मारिस हो गए। फिर इसी क्रम में एक कोचर भी आते हैं, कोचर। तो ये सब ऐसे शिक्षा शास्त्री है जो कि शिक्षण की प्रविधियों को ये स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे वेनिंग के अनुसार बात करते हैं इन्होंने किस ढंग से कैसे व्यक्त किया है। अगर इसके संदर्भ में देखें तो जो शिक्षण प्रौद्योगिकी है वो शिक्षण का एक गतिशील कार्य है। शिक्षण प्रौद्योगिकी शिक्षण का एक गतिशील कार्य हो गया, ये वेनिंग के अनुसार हो गया। अब वेनिंग के बाद फिर आगे आते हैं विशलो के अनुसार हो गए। तो विशलो ने ये बताया है शिक्षण प्रौद्योगिकी शिक्षक द्वारा संचालित एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सदैव ही सहायक होती है। तो मैंने विशलो के अनुसार क्या बताया कि शिक्षण प्रौद्योगिकी शिक्षक द्वारा संचालित एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि शिक्षा की ये उद्देश्यों की प्राप्ति करने में ही जो है सदैव ही सहायता प्रदान करती है। कौन? शिक्षण प्रौद्योगिकी। तो मैं आप लोगों को विशलो के बारे में डिफिनेशन बताया। अब इसी के तहत अब शिक्षण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में स्टोन्स एवं मारिस है। अब स्टोन्स एवं मारिस की जो डिफिनेशन है, अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि स्टोन्स एवं मारिस ने किस ढंग से इसको डिफाइन किया है। तो जो स्टोन्स एवं मारिस ने ये बताया है, अगर हम शिक्षण प्रौद्योगिकी के बारे में देखें तो इनको कई नामों से छात्रों जानते हैं। शिक्षण नीति भी कहते हैं,
शिक्षण व्यूह रचना के नाम से भी जानते हैं, और एक शिक्षण जो करने की एक कला जो होती है, अध्यापक कह सकते हैं, उनको हम कई नामों से इनको हम जानते हैं शिक्षण प्रौद्योगिकी को। फिर यहाँ पर आप जान लीजिए स्टोन्स मारिस ने शिक्षण की प्रौद्योगिकी या शिक्षण की जो प्रौद्योगिकी है इसको किस ढंग से डिफाइन किया है। तो अब शिक्षण प्रौद्योगिकी जो है, शिक्षण प्रौद्योगिकी शिक्षण नीति से अधिक व्यापक होती है। शिक्षण प्रौद्योगिकी शिक्षण नीति से अधिक व्यापक होती है। शिक्षण नीतियों में विधियां भी शामिल होती हैं, रीतियां, युक्तियां, आज सभी कुछ को भी इसमें शामिल किया गया है। अब आप लोग दिमाग में ये बातें, अब इसके बाद जो आगे डिफिनेशन है कोचर, तो कोचर ने ये डिफिनेशन अपने व्यक्त किया है शिक्षण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। इन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षण प्रौद्योगिकी होती है, जिस तरीके से सेना में लड़ने के लिए, जिस तरीके से सेना में लड़ने के लिए उन्हें हथियार की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक अध्यापक को छात्रों के समक्ष अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है, शिक्षण प्रौद्योगिकी। तो ये था जो है, मैंने कोचर के बारे में अपना डेफिनेशन बताया। तो जो ये शिक्षण प्रौद्योगिकी है, तो शिक्षण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में विनिंग हो गए, विस्लो हो गए, स्टोन्स मारिस हो गए, कोचर हो गए। तो ये चार ने मुख्य रूप से अपने विचारों को व्यक्त किया है। अब हम देखते हैं शिक्षण प्रौद्योगिकी। मैंने आपको बताया कि जैसा कि स्टोन्स मारिस जो थे वो स्पष्ट कर दिए कि जो है शिक्षण नीति जो होती है वो शिक्षण विधि से अधिक व्यापक होती है। कहने का मतलब जो है शिक्षण नीति जो है, ये जो है शिक्षण विधि जो होती है वह कम व्यापक होती है। अंतर इसमें क्या है, शिक्षण विधि में यह कम व्यापक होती है, जबकि ये जो शिक्षण हमारी प्रौद्योगिकी है वो अधिक से अधिक व्यापक होती है। अगर इसके विषय में देखा जाए तो जो शिक्षण प्रौद्योगिकी होती है यह मनोवैज्ञानिक तर्क सत्य एवं प्रत्यक्ष पर आधारित होती है, मनोवैज्ञानिक तर्क पर आधारित होती है, जबकि जो हमारी शिक्षण विधि होती है ये मनोवैज्ञानिक तर्क पर ये आधारित जो है नहीं होती है, या मनोवैज्ञानिक तर्क पर कह सकते हैं कम वो आधारित होती है। कहने का मतलब जो है शिक्षण जो प्रौद्योगिकी होती है वो शिक्षण विधि से बिल्कुल सेपरेट होती है, बिल्कुल अलग होती है। इसमें आप लोग ध्यान में कोई समस्या न रहे कि शिक्षण विधि क्या होती है, शिक्षण प्रौद्योगिकी क्या होती है, क्योंकि प्र लगने से इसका मुख्य आशय या मुख्य अर्थ बिल्कुल ही जो है स्पष्ट हो जाता है छात्रों। अब जबकि जो शिक्षण विधि जो है शिक्षण के सिद्धांत की एक सामान्य विधि है। शिक्षण विधि क्या है बोलो, शिक्षण जो थ्योरी है उनकी सामान्य विधि मानी गई है शिक्षण विधि। अब देखें तो मैं आप लोगों को जो है शिक्षण प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पर बताया कि शिक्षण प्रौद्योगिकी को किस ढंग से इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब शिक्षण प्रौद्योगिकी की परिभाषा के बाद कुछ शिक्षण प्रौद्योगिकियाँ भी होती है जो कि अब इनके हम अच्छे प्रकार के बारे में आप लोगों को स्पष्ट कर दे रहे हैं। जो शिक्षण अधिगम की जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो शिक्षण प्रौद्योगिकी है, इसके प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुल छात्रों 14 प्रविधियां हैं। तो इनको हम डबल पार्ट में बांट करके आप लोग समझ इनको प्रस्तुत करेंगे। तो पहले हम आप लोगों को 6 या 7 तक बताएंगे, फिर इसी क्रम में फिर अगले जो हम वीडियो बनाएंगे आपको उसमें फिर आपको आगे बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर प्रौद्योगिकी के बारे में बात चल रहे हैं। प्रश्नोत्तर प्रौद्योगिकी क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आंसर टेक्निक बोलते हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रौद्योगिकी के विषय में देखा जाए तो इस प्रौद्योगिकी की शुरुआत जो होती है 19वीं सदी के आसपास या 19वीं सदी में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो जो प्रश्नोत्तर प्रौद्योगिकी की जो शुरुआत है 19वीं सदी से मानी जाती है। यह जो है ये एथेंस के महान दार्शनिक सुकरात, एथेंस के एक महान दार्शनिक थे सुकरात, जिन्होंने जो है सर्वप्रथम अपने इस प्रश्नोत्तर प्रौद्योगिकी की शुरुआत किया था।
अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो प्रश्नोत्तर प्रविधि की जो संदर्भ में अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें सुकरात, जो मैंने आपको भी बताया कि जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इसको हम सुकराती प्रविधि के बारे में या सुकराती प्रविधि के नाम से इसको हम जानते हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इस प्रविधि को जो है सुकराती प्रविधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर सुकरात के अनुसार देखें, अगर सुकरात के अनुसार देखें जो प्रश्नोत्तर जो प्रविधि है यह प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का एक साधन होता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होता है? प्रश्नों का ही उत्तर प्राप्त करने का एक साधन होता है, जिसका स्वरूप इस प्रकार होता है कि उत्तरदाता स्वयं इसकी ही पूर्ति करने का प्रयास करता है। यानी अध्यापक के माध्यम से प्रश्न तो पूछने का कार्य किया जाता है, लेकिन इसको अगर देखें तो जो बताने का कार्य होता है वो छात्र ही इसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। अगर प्रश्नोत्तर प्रविधि के विषय में देखा जाए तो इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों शब्द हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि अभी डिफिनेशन बताया सुकरात के अनुसार। तो इसी क्रम में देखें जैसा कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के संदर्भ में पार्कर आते हैं, तो पार्कर ने ये कहा है प्रश्न आदतों कौशलों के स्तर से, प्रश्न पार्कर हो गया तो पार्कर ने क्या कहा है कि प्रश्न आदतों कौशलों के स्तर से ऊपर उठकर यह समस्त क्रिया करने की एक कुंजी है। तो अब प्रश्न के बारे में मैंने आपको किसके बारे में पहले बताया, ये सुकरात के बारे में, फिर पार्कर के अनुसार बताया। तो अब इसी तरीके से जो कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के संदर्भ में अन्य भी जो थिंकर हैं वो अपना विचार व्यक्त किए हैं। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इनके क्या गुण होते हैं, इनके गुण के बारे में बात करते हैं। इनके मेरिट क्या है, इनके डीमेरिट क्या है, इनके क्या उद्देश्य हैं, इन सब के बारे में आप समझ चर्चा कर रहे हैं हम। तो अब देखें जैसा कि अब प्रश्नोत्तर प्रविधि के विषय में मैंने आपको बता दिया, तो इसके बारे में जैसा कि इसके क्या गुण होते हैं, इसके गुण के बारे में या पहले इसके उद्देश्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसी का उद्देश्य यही है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को क्रियाशीलता उत्पन्न करना या शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को जो है प्रेरणा प्रदान करना। तो ये सभी जो है जो कि प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य हो गया। अब इनके अब उद्देश्य की बात, अब हम इनके गुण या इनके क्या मेरिट होते हैं, इनके मेरिट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मेरिट में जो मैंने अभी इनके उद्देश्य के बारे में बताया कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी को क्रियाशील बनाने में सहायता प्रदान करते हैं और बालकों या छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी देने में सहायक होते हैं, कक्षा को रोचक बनाने या कक्षा को रुचिपूर्ण बनाने में सहायता करते हैं या विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न जो क्या है कक्षा के वातावरण को रुचिपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होता है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने में ये सहायता प्रदान करता है और छात्रों में जो निर्णय कल्पना शक्ति का विकास का कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है ये प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रमुख गुण हो गए। अगर देखा जाए ये मैं आप लोगों के गुण के बारे में बता दिया, लेकिन एक गुण छूट गया है। एक गुण के बारे में इसमें यह है कि इस प्रविधि का प्रयोग हमेशा ही उच्च कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है।
इस प्रविधि का प्रयोग जो अध्यापक उच्च कक्षाओं के लिए हमेशा ही प्रयोग करता है। अब गुण के बाद अब इनके हम दोष के बारे में बात कर लेते हैं, इनके क्या दोष होते हैं। अब गुण के बाद फिर दोष होते हैं। अब इसके दोष में यही आता है कि इस प्रविधि का जो प्रयोग होता है छात्रों, छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो छात्र होते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से जो छात्र होते हैं इसमें श्रोता बन के ही रह जाते हैं, उनका यानी छात्र इसमें जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये प्रश्नोत्तर जो हमारी प्रविधि है उस प्रविधि के प्रमुख दोष हो गए। अगर इस प्रविधि के दोष ने अब इस प्रविधि के दोष के बाद अब हम आप लोगों को सावधानियां बता रहे हैं। सावधानियां अब ये जो है सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इस प्रविधि को जो है शुरुआत करते समय अध्यापक को क्या प्रिकॉशन या पूर्व सावधानियां बरतनी चाहिए, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो प्रश्नोत्तर या जो प्रश्न करने का कार्य किया जाए वो बिल्कुल स्पष्ट एवं सरल हो। प्रश्न क्या हो, बिल्कुल स्पष्ट एवं सरल हो। प्रश्न किसी विषय वस्तु विशेष से संबंधित हो। प्रश्न अधिक लंबे न हो। प्रश्नों में प्रायः मुहावरेदार जो है शब्दों का जो है उसमें कुछ प्रयोग भी हो। तो कहने का मतलब सावधानियां एक अध्यापक को प्रश्नोत्तर प्रविधि के तहत ये सारी उनको सावधानियां अध्यापक को बरतनी चाहिए। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के संदर्भ में आपको सावधानियां के बारे में बताया। फिर जो है प्रश्नोत्तर प्रविधि के बारे में मैंने बता दिया है आपको जो कि क्या होते हैं। अब इसमें जो है काउलर या पार्कर तो इसके संदर्भ में मैंने आपको डिफिनेशन बताया। अब इसके बाद देखिए सावधानियां के बाद फिर आगे जो हमारा आता है वो विवरण प्रविधि है। विवरण प्रविधि जिनको हम नरेशन कहते हैं बच्चों, जिनको हम छात्रों क्या कहते हैं, नरेशन टेक्निक कहते हैं। तो विवरण प्रविधि जो क्या होता है पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। विवरण को कथन, शिक्षक स्वकथन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जो विवरण प्रविधि है इसको कथन, शिक्षक स्वकथन के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर देखें तो इसके संदर्भ में जो है सक्सेना का विचार ही जो है अत्यंत प्रसिद्ध है या अत्यंत फेमस है। उन्होंने क्या बताया है आप लोग जानिए। विवरण देना एक कला है। उन्होंने क्या बताया है कि विवरण देना एक कला है। इसी कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपने कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए किसी घटना को इतने उत्साह एवं प्रभावशीलता के साथ करता है कि कक्षा के सभी छात्रों के लिए समझना सहज या सरल बन जाता है। अगर अब ये तो मैं आप लोगों को जो है सक्सेना के अनुसार विवरण के बारे में बताया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो विवरण प्रविधि है यह जो है संक्षिप्तीकरण की एक प्रक्रिया होती है। जो हमारी यह है विवरण, यह है संक्षिप्तीकरण करने की एक प्रक्रिया है और छात्रों के दिमाग में अशाब्दिक रूप में चित्र इनमें अंकित कर दिए जाते हैं। छात्रों के दिमाग या मस्तिष्क में अशाब्दिक जो चित्र उनमें अंकित कर दिए जाते हैं। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो यह जो हमारी जो विवरण प्रविधि चल रही है उसके इसी में देखा जाए इस प्रविधि का प्रयोग अध्यापक कब करता है। जैसे पाठ की प्रस्तावना के बाद, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन या पाठ के प्रस्तावना के बाद पाठ को विकसित करते हुए किसी घटना की जानकारी जो देते समय अध्यापक इस प्रविधि का प्रयोग करता है।
पाठ की प्रस्तावना के बाद पाठ को विकसित करते हुए अध्यापक इस प्रविधि का प्रयोग करता है, जिनको हम अच्छे विवरण ये प्रविधि या संक्षिप्तीकरण की प्रविधि के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर विवरण प्रविधि के बारे में देखें तो इस प्रविधि का प्रयोग किस किस विषय में किया जाता है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, जैसे विषयों के लिए विवरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। विवरण प्रविधि का प्रयोग सभी अध्यापक के लिए करना संभव नहीं होता है। तो विवरण मैंने बताया कि यह संक्षिप्त रूप में इसे प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। आप देखें तो जो विवरण प्रविधि है, विवरण प्रविधि का क्या उद्देश्य होता है? जो विवरण प्रविधि का उद्देश्य होता है छात्रों के मस्तिष्क में मानसिक चित्र को अंकित करना। विवरण प्रविधि का उद्देश्य होता है कि किसी घटना का किसी घटना या छात्रों के दिमाग में मानसिक या किसी घटना का छात्रों के सामने चित्र के रूप में उनको प्रस्तुत करना शिक्षण प्रविधि के यहाँ। और विवरण प्रविधि के माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बन जाता है या अध्यापक का शिक्षण कार्य प्रभावशाली बन जाता है। अगर इसी को देखें तो इस प्रविधि के माध्यम से कक्षा को रोचक बनाना। विवरण प्रविधि का उद्देश्य होता है कक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाना, और विवरण प्रविधि का उद्देश्य होता है छात्रों के दिमाग में एक या मस्तिष्क में मानसिक चित्र उनको अंकित करना। यही विवरण प्रविधि का प्रमुख क्या होता है छात्रों, उद्देश्य हो गया। आप देखें तो जो विवरण प्रविधि के उद्देश्य के बारे में आप लोगों के समझ चर्चा किया। अब उद्देश्य के बाद अब इनके गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विवरण कि मैंने आपको इसके गुण के बारे में बताया, इसके उद्देश्य के बारे में बताया। तो जो इनके उद्देश्य के बाद गुण में आता है कि विवरण के द्वारा छात्रों के मस्तिष्क में मानसिक चित्र को अंकित कर दिया जाता है। तो ये भी इसके गुण में आते हैं। और इसी के बाद फिर आगे जो आता है विवरण प्रविधि के द्वारा शिक्षक का शिक्षण कार्य प्रभावशाली बन जाता है और कक्षा के रोचक। और इसी क्रम में नंबर 3 देखें तो विवरण प्रविधि के द्वारा कक्षा जो रोचक एवं प्रभावशाली बन जाती है। अब देखें विवरण प्रविधि के मैंने गुण के बाद आप लोगों के समक्ष इनके डीमेरिट या इनके दोष के बारे में बता दे रहे हैं कि विवरण प्रविधि के क्या दोष होते हैं। अगर इनके दोष के बारे में बात करें तो सभी शिक्षक इस प्रविधि का प्रयोग करना में असमर्थ होते हैं, और इस प्रविधि का जो प्रयोग से और इस प्रविधि के प्रयोग से नंबर जो दूसरा पॉइंट है, इस प्रविधि में छात्र बिल्कुल अच्छे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं या निष्क्रिय बन जाते हैं विवरण प्रविधि के माध्यम से ही। तो मैं आप लोगों को विवरण प्रविधि के बारे में इनके दोष क्या है या इनकी क्या लैक है, इनकी कमियों के बारे में बताया। अब इनके दोष के बाद फिर इसमें सावधानियां जान लें। इसमें भी सावधानियां क्या होती है, अगर अध्यापक विवरण प्रविधि का प्रयोग कर रहा है तो क्या उसमें अध्यापक को देने से पहले या विवरण प्रविधि का प्रयोग करने से पहले क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो विवरण प्रविधि का जो प्रयोग करने से पहले अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए जिस विषय से या विवरण किसी विषय वर्ग से संबंधित हो, जो विवरण दिया जा रहा हो वो स्पष्ट एवं सरल हो। विवरण में या विवरण प्रविधि में कठिन शब्दों का समावेश न किया जाए, यानी इसमें प्रायः सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो यही था विवरण प्रविधि में सावधानियां। तो जो विवरण प्रविधि देते समय अध्यापक को इन सभी का फॉलो करना चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों के समक्ष नरेशन टेक्निक
या विवरण प्रविधि के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि इस प्रविधि को कथन शिक्षक स्वकथन भी इसको कहते हैं। आप लोग जानते रहिए, और ये अक्सर एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि विवरण जो है प्रविधि जो है देते समय अध्यापक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अब इसके बाद देखिए, अब मैं आप लोगों को जो है विवरण प्रविधि के बारे में बताया। आगे आता है वर्णम प्रविधि। वर्णम प्रविधि जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टेक्निक कहते हैं। तो वर्णन प्रविधि के बारे में पहले जाने कि वर्णन क्या है। वर्णन में किसी वस्तु व्यक्ति की घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। वर्णन प्रविधि में किसी घटनाओं का विस्तृत रूप से सजीव चित्र कह सकते हैं, इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो वर्णन प्रविधि को कथन प्राकथन, वर्णन प्रविधि को कथन प्राकथन के नाम से भी इसको जाना जाता है। वर्णन प्रविधि के संदर्भ में अगर देखें तो इसमें एक शिक्षा शास्त्री है जिनका ग्रीन बर्चेना, एक शिक्षा शास्त्री हैं ग्रीन बर्चेना का ग्रीन में नाम आता है। तो ग्रीन बर्चेना ने ये बताया है किसी घटना के तथ्यों का, किसी घटना के तथ्यों का ज्यों का त्यों कह देना ही वर्णन प्रविधि कहलाता है। जैसा कोई घटना घटित हुआ है उसको अध्यापक उसी ढंग से कक्षा कक्ष में जो बताने या समझाने का कार्य करता है उसी ढंग से, तो उसी को हम वर्णन प्रविधि कहते हैं। अभी आप लोगों को जहन में ये बातें आती होगी कि सर जो विवरण प्रविधि है, जो वर्णन प्रविधि है, इसमें अंतर तो कुछ होगा ही, तो इसमें अंतर क्या है। तो हम आप लोगों को इसको बताने से पहले तो विवरण प्रविधि या वर्णन प्रविधि क्या है, फिर विवरण प्रविधि क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखें आप लोग, जो वर्णन प्रविधि है यह विस्तृत करने की एक प्रक्रिया है, जबकि जो विवरण प्रविधि है यह संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया होती है। जो वर्णन प्रविधि है वह शाब्दिक चित्र अंकित करने की एक प्रक्रिया या शाब्दिक प्रक्रिया वर्णन प्रविधि होती है, जबकि जो विवरण प्रविधि है यह अशाब्दिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। तो यही जो है विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि में क्या अंतर है, मैंने आपको और भी अंतर बता रहे हैं। जैसे इसमें जो वर्णन प्रविधि में किसी घटनाओं का सजीव चित्र छात्रों के सामने अंकित कर दिया जाता है, और जबकि जो है विवरण प्रविधि में क्या होता है, छात्रों के दिमाग में उस मानसिक चित्र को कोई अंकित है किसी घटनाओं का, बल्कि इसमें मानसिक चित्र ही अंकित किया जाता है विवरण प्रविधि के माध्यम से। तो ये था जो है विवरण प्रविधि और क्या वर्णन प्रविधि है। तो मैंने आप सबको दोनों के बीच में अंतर के बारे में बता दिया। तो अब जान लेते हैं वर्णन प्रविधि के बारे में। मैंने आपको बताया कि वर्णन प्रविधि को कथन प्राकथन के नाम से इसको जानते हैं। इसके संदर्भ में मैंने ग्रीन बर्चेना के विचारों को बताया था। अगर वर्णन प्रविधि के बारे में अगर हम बात करें तो इस विषय का भी जो है प्रयोग मैंने बताया, जैसे सामाजिक विज्ञान के कुछ विषय हो गए हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, जैसे विषयों के लिए यह प्रविधि विशेष रूप से ही उपयोगी होती है। वर्णन प्रविधि यह जो है किसी घटना को जो है तो बिल्कुल विस्तार से बताने का प्रयास करती है। अब वर्णन प्रविधि के अब आप लोग जान लीजिए इनके क्या गुण पाए गए हैं या इनके क्या गुण होते हैं। पहली बात, अगर इनके हम गुण के बारे में या इनके मेरिट के बारे में बात करें तो इनका मेरिट यह है कि तथ्यों का स्पष्टीकरण करने में सहायक होता है। तथ्यों का स्पष्टीकरण करने में सहायक होता है, कक्षा को रोचक बनाने में सहायता प्रदान करता है, और
शाब्दिक चित्र वर्णम प्रविधि जो है शाब्दिक चित्र ये बनाने की एक प्रक्रिया है। तो अब वर्णम प्रविधि के मैं आपको इसके गुण के बारे में बता दिया, अब इनके भी दोष के बारे में वर्णम प्रविधि की क्या दोष हैं, अब इनके दोष के बारे में आप लोग जान लें कि वर्णम प्रविधि के क्या दोष होते हैं बच्चों। अगर इसके बारे में देखें तो इस प्रविधि का प्रयोग भी जो है उच्च कक्षाओं के लिए ही विशेष रूप से उपयोगी होती है। छोटी कक्षाओं में इस प्रविधि का प्रयोग करना बिल्कुल संभव नहीं होता है। क्यों नहीं संभव होता है? क्योंकि जो है बाल केंद्रित जो शिक्षण होते हैं उस जो है शिक्षण में या तो बाल केंद्रित अगर न कर करके, क्योंकि छोटी कक्षाओं के जो बच्चे या बालक होते हैं उनका मानसिक दिमाग बहुत कम होता है, तो इसीलिए जो है छोटी कक्षाओं के लिए इस वर्णम प्रविधि का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है। इस वर्णम प्रविधि का जो प्रयोग होता है उच्च कक्षाओं के लिए ही, मैंने आपको भी बताया, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, जैसे विषयों के लिए ही विशेष रूप से ये उपयोगी होती है। तो ये मैं आपको व्याख्यान जो है ये वर्णम प्रविधि के बारे में बताया। अब वर्णम प्रविधि के क्या दोष होते हैं, अब इनके दोष के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि वर्णम प्रविधि के क्या दोष होते हैं। तो वर्णम प्रविधि के अगर दोष के विषय में देखा जाए तो इस प्रविधि में जो छात्र होते हैं हमेशा ही जो है निष्क्रिय बन जाते हैं। इसमें छात्र जो है एक श्रोता भी बनकर रह जाते हैं। तो सर, और दूसरा जो पॉइंट इसमें जो है इनके दोष में यह है कि सभी शिक्षक या सभी अध्यापक इस प्रविधि का भी जो प्रयोग करना या प्रयोग करने में संभव नहीं होते हैं। सभी शिक्षक जो अध्यापक योग्य होते हैं वही इस प्रविधि का प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को वर्णम प्रविधि के दोष के बारे में बताया। तो अब ये नंबर 3 था वर्णम प्रविधि। फिर इसी क्रम में मैं आपको 4th पॉइंट बता रहे हैं व्याख्यान प्रविधि। तो व्याख्यान प्रविधि के बारे में जान लें कि क्या है, किसको कहते हैं व्याख्यान प्रविधि। देखें, जो व्याख्यान प्रविधि है इसको हम बोलते हैं लेक्चर टेक्निक बोलते हैं। व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग देखा जाए तो यह प्रविधि अत्यंत ही प्राचीन प्रविधि के रूप में जानी जाती है। व्याख्यान जो प्रविधि है यह अत्यंत ही प्राचीन प्रविधि है। प्राचीन काल में जब पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध नहीं था तो उस समय जो है ऋषियों के माध्यम से इस प्रविधि का प्रयोग किया गया। इस प्रविधि को जो है भाषण प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें तो व्याख्यान प्रविधि के प्रयोग या व्याख्यान प्रविधि का जो प्रयोग है, अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रविधि का प्रयोग जैसे कुछ अन्य विधियों या प्रविधियों के बारे में बताया, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इन सभी विषयों में जो वर्णम प्रविधि का प्रयोग किया जाता था, सेम टू सेम जो व्याख्यान प्रविधि है इस प्रविधि का भी जो प्रयोग हमारे जो कुछ सामाजिक विज्ञान जैसे विषय हैं उसमें इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, नागरिक शास्त्र हो गए, इन सभी विषयों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह शिक्षण प्रविधि की या तो यह जो है शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में जानी जाती है। अगर व्याख्यान प्रविधि के विषय में देखा जाए तो व्याख्यान के बारे में इसके रिस्क जेम्स एमली का विचार इसमें फेमस आता है। व्याख्यान प्रविधि के संदर्भ में इसमें जेम्स एमली एवं रिस्क का विचार ही अत्यंत फेमस है। अब हम रिस्क के विचारों पर चर्चा कर लेते हैं। तो रिस्क ने क्या अपना जो है विचार जो व्याख्यान प्रविधि के संदर्भ में किया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने ये कहा है व्याख्यान उन तथ्यों एवं सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है कि जिसमें शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले भी उसे समझें। तो ये था जो है रिस्क के अनुसार मैंने बताया। अब रिस्क के अनुसार
आगे आता है जेम्स यमली का विचार। तो अरिस के बाद अब जेम्स यमली का विचार क्या आता है, अब इसके अनुसार देख लेते हैं। व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है। व्याख्यान क्या है? एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है जिसमें शिक्षक औपचारिक एवं सुनियोजित रूप से किसी भी प्रकरण पर वो भाषण देने का कार्य करते हैं व्याख्यान के तहत। अब देखें तो आप लोग अब एक जो है मैंने व्याख्यान के बारे में बता दिया है आप लोगों को। अगर देखें कि जो ये व्याख्यान प्रविधि है वो व्याख्यान प्रविधि भी निम्नलिखित दो प्रकार की होती है छात्रों। जो व्याख्यान प्रविधि है वो निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, जिनमें पहला आता है औपचारिक व्याख्यान हो गया। पहला क्या आता है? औपचारिक व्याख्यान हो गया। फिर जो दूसरा आता है अनौपचारिक व्याख्यान हो गया, जिसको कहते हैं फॉर्मल कहते हैं, फॉर्मल। और एक को हम बोलते हैं इनफॉर्मल जो है लेक्चर बोलते हैं, फॉर्मल लेक्चर। एक को इनफॉर्मल लेक्चर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो औपचारिक जो है व्याख्यान क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो औपचारिक व्याख्यान ऐसे व्याख्यान को कहा जाता है कि जिसमें एक निश्चित समय, निश्चित विधि, एक विद्यालय के अंतर्गत जो किसी अध्यापक के माध्यम से व्याख्यान का कार्य किया जाता है, तो उसी जो है व्याख्यान को ही हम औपचारिक व्याख्यान कहते हैं। औपचारिक व्याख्यान में यह इसमें समय और जो कालांश है और इसमें कितने से कितने घंटे का जो पढ़ाने का सिस्टम है, सभी कुछ को इसमें शामिल किया गया है औपचारिक व्याख्यान में। अब इसी के बाद अब देखें जो औपचारिक व्याख्यान के बाद आगे आता है अनौपचारिक व्याख्यान। तो जो अनौपचारिक व्याख्यान है ऐसे व्याख्यान को कहा जाता है कि यह विद्यालय से हट करके किसी समाज में, किसी अन्य जगह है जो बालक शिक्षा उनको प्राप्त करता है, या बालक जिन व्यक्ति या महापुरुषों या जो मंत्री होते हैं उनके माध्यम से जो वो व्याख्यान से जो शिक्षा प्राप्त करता है, उसी को हम अनौपचारिक व्याख्यान कहते हैं। कहने का मतलब अनौपचारिक व्याख्यान ऐसे व्याख्यान को कहते हैं कि जिनका संबंध किसी ग्रामीण इलाके के आसपास में जो नेता या मंत्री आकर अपना जो भाषण देते हैं, तो उसी भाषण को ही हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक व्याख्यान के नाम से उसको हम जानते हैं। अब देखें छात्रों, तो जो व्याख्यान जो प्रविधि है, इस प्रविधि के अंतर्गत क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए? तो मैंने आपको इसके पूर्व वाली जो कहानी बताया था कि जो व्याख्यान प्रविधि बिल्कुल स्पष्ट एवं व्याख्यान जो प्रविधि है किसी विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। तो जो व्याख्यान प्रविधि बहुत अधिक लंबा न हो जो कि छात्रों के समझ में नहीं आए, व्याख्यान की जो भाषा हो वो बिल्कुल स्पष्ट एवं सरल हो। तो अब व्याख्यान भी ऐसा हो जिससे कि शिक्षण का कार्य भी अध्यापक का प्रभावशाली बन सके। तो यही है जो कि व्याख्यान अच्छी देते समय एक अध्यापक को इन सभी जो है सारे क्रियाकलापों का फॉलो या उनको अनुसरण करना चाहिए। तो अब व्याख्यान प्रविधि के बाद फिर आगे आता है नंबर 5 में स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण को अब जान लेते हैं हम। अब स्पष्टीकरण के विषय में देखें तो स्पष्टीकरण को एक और नाम है जिनको उद्घाटन। स्पष्टीकरण को अंग्रेजी में हम क्लेरिफिकेशन या जो टेक्निक होता है उसी के नाम से हम इसको जानते हैं। स्पष्टीकरण को उद्घाटन प्रविधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्पष्टीकरण के माध्यम से
किसी वस्तु के या जो स्पष्टीकरण के माध्यम से किसी भी शब्द के समस्त जो है जटिलता को दूर किया जा सकता है। अगर स्पष्टीकरण के संदर्भ में देखें तो गालिब का विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि स्पष्टीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी शब्द की समझ जो है जटिलता दूर हो जाती है। अब देखें तो ये मैं स्पष्टीकरण के बारे में गालिब की क्या डिफिनेशन है उसके बारे में बताया। तो अब स्पष्टीकरण के संदर्भ में देखें कि इस प्रविधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे कुछ व्यवसायिक या व्यापारिक जैसे कुछ बैंकिंग जो है काम हो गया, जैसे डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, लेजर विधि हो गया, आज कुछ ऐसी जो है बैंकिंग की टेक्निक है जिनको स्पष्टीकरण या क्लेरिफिकेशन के माध्यम से ही जो है उनको स्पष्ट किया जाता है। डेबिट, क्रेडिट, लेजर आज ऐसी जो है विधि है बैंकिंग में जिसको कि हम स्पष्टीकरण या स्पष्ट करने की प्रक्रिया से ही बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। अब स्पष्टीकरण जो है प्रौद्योगिकी जो है ये स्पष्ट करने की प्रक्रिया पर ही क्या होती है छात्रों, आधारित होती है। अब स्पष्टीकरण की जो प्रक्रिया जो आधारित होती है, अब इसी के संदर्भ में देखें तो इसमें एक और आता है स्पष्टीकरण में, इसमें भी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखें जो स्पष्टीकरण की सावधानियां ये बरतनी चाहिए कि स्पष्टीकरण हमेशा ही स्पष्ट एवं सरल हो। स्पष्टीकरण की भाषा बिल्कुल छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। उनकी भाषा ऐसा नहीं हो कि छात्र समझ न पाए। तो स्पष्टीकरण में जो है प्रभावशीलता का भी गुण उसमें पाया जाए, जो छात्रों के समझ किसी चीज़ के बारे में आप स्पष्ट कर रहे हो किसी टॉपिक, और लेकिन यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण जैसे मैंने बताया किसी जो है चीज़ को स्पष्ट करने की प्रक्रिया पर ये आधारित है। तो ये मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण के बारे में बताया। तो स्पष्टीकरण को बताने से पहले छात्रों यहाँ पर मैं आप लोगों को जो व्याख्यान प्रविधि बताया था उसमें क्या इनके गुण थे, क्या इनके दोष थे छात्रों, मैं आप सबको नहीं बता पाया, फिलहाल बता दे रहे हैं। देखिए जो व्याख्यान प्रविधि के जो गुण होते हैं, पहली बात तो यह है कि पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करने में सहायता प्रदान करना, पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति करने में सहायता करता है। पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करने में सहायता, पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति करने में जो है सहायता प्रदान करता है। समय एवं श्रम की बचत की जाती है। इसमें कम समय में अधिक से अधिक जानकारी छात्रों को दिया जाता है। और इसके बाद कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या तो नहीं आती है इसमें। और देखा जाए तो व्याख्यान जो प्रविधि है, इस प्रविधि का जो प्रयोग है उच्च कक्षाओं के लिए ही विशेष रूप से उपयोगी होता है। जो व्याख्यान प्रविधि है, इस प्रविधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। अगर इसके विषय में देखें जैसे महापुरुषों की जीवनी को बताना हुआ, तो महापुरुषों की जीवनी को बताने के लिए हम व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यही था कि यही व्याख्यान प्रविधि के प्रमुख गुण हो गए। क्या बताया मैंने, पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करने में सहायता, पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति संभव, समय और श्रम की बचत, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देना, और उच्च कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी, महापुरुषों की जीवनी बताने में सहायता प्रदान करता है। तो यही सब हैं जो कि लेक्चर टेक्निक के हमारी या व्याख्यान प्रविधि के प्रमुख हैं गुण हो गए। अब गुण के बाद फिर मैं दोष को बता देता हूँ। इस प्रविधि का प्रयोग जो है छोटी कक्षाओं के लिए ही विशेष रूप से उपयोगी नहीं होता है। इसमें सभी छात्र जो है इस जो है प्रविधि या तो ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो है छात्र जो है
श्रोता बनकर ही जो है रह जाते हैं। अब इसके संदर्भ में देखें, आगे जो आता हमारा है कहानी प्रोधी है। अब कहानी प्रोधी के विषय में जान लेते हैं कि कहानी प्रोधी क्या है, जिसको अंग्रेजी में स्टोरी टेलिंग मेथड के नाम से इसको हम जानते हैं। कहानी को स्टोरी टेलिंग मेथड के नाम जिसको हम अंग्रेजी में जानते हैं, यह जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है, या तो ये कह सकते हैं कि यह प्रोधी जो है छोटी कक्षाओं के लिए ही जो है विशेष रूप से उपयोगी होती है। अगर कहानी प्रोधी के विषय में देखें तो इस प्रोधी को जो है कथावाचन जो कहानी प्रोधी है, इस प्रोधी को हम कथावाचन के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर इसके बारे में देखें तो इसमें चार्ल्स बैरेट की डिफिनेशन आती है। जो हमारी कहानी प्रोधी है, अगर इस प्रोधी के संदर्भ में देखें तो इसमें चार्ल्स बैरेट की डिफिनेशन आती है। तो इन्होंने ये कहा है कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है। कहानी क्या है? एक लघु वर्णनात्मक रचना है, जिसमें जो है एक कहानी को अच्छे ढंग से बताने या समझाने का प्रयास किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य होता है मनोरंजन कराना। तो यही था जो है मैं आपको चार्ल्स बैरेट की डिफिनेशन के बारे में बताया कि चार्ल्स बैरेट ने कहानी प्रोधी को किस ढंग से डिफाइन किया है। अब बात करते हैं हम कहानी प्रोधी के क्या गुण होते हैं इसमें। अब कहानी प्रोधी के हम गुण के बारे में जान लेते हैं। कहानी प्रोधी का पहला उद्देश्य जाने। कहानी प्रोधी का उद्देश्य है छात्रों में मनोरंजन कराना, और इसी तरीके से इनका जो उद्देश्य के बाद इनके गुण या जो मेरिट होते हैं, इनके क्या मेरिट पाए जाते हैं, अब इनके मेरिट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि इनके गुण है, इस जो है प्रोधी का प्रयोग छोटी कक्षाओं में विशेष रूप से ही जो है उपयोग किया जाता है, और इसका जो प्रयोग से जो है मनोरंजन भी छात्रों को मिल जाता है। इसके प्रयोग से कक्षा का जो वातावरण जो है रुचिपूर्ण बन जाता है, और छात्रों का जो ध्यान होता है, अगला पॉइंट इसी क्रम है, जो छात्रों का जो ध्यान होता है विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है। और इसी क्रम में देखें तो अगला या जो फोर्थ पॉइंट है, छात्रों में निर्णय एवं कल्पना शक्ति का विकास भी छात्रों में होना प्रारंभ हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, यही जो है कहानी प्रोधी का प्रमुख गुण होता है। कहानी प्रोधी का मतलब कि प्रारंभ में कही गई कुछ बातें जो किसी अन्य जो है व्यक्तियों के माध्यम से जो कही गई बात प्रारंभ होती है, या जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कही गई बात होती है, उसी को हम कहानी की संज्ञा दिए गए हैं। तो अब कहानी प्रोधी के बाद फिर इसके मैं गुण जो बताया, अब इसके जो है गुण के बाद फिर इनके क्या मेरिट होते हैं, या मेरिट तो मैंने बता दिया। अब इनके जो है दोष के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके क्या दोष होते हैं। देखिए, इसके दोष यही है कि इस प्रोधी का जो प्रयोग होता है उच्च कक्षाओं में ही विशेष रूप से, या उच्च कक्षाओं में इस प्रोधी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और उच्च कक्षाओं में इस प्रोधी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। और इस प्रोधी से जो है कुछ छात्रों के लिए बात करें तो इसमें कुछ छात्रों के लिए यह विधि अच्छी या उपयोगी साबित नहीं होती है। तो कहने का मतलब इसमें भी है कि कुछ छात्र इसमें भी क्या होते हैं, निष्क्रिय रह जाते हैं, या उनमें सक्रिय गुणों का अच्छे ढंग से विकास नहीं हो पाता है। कहने का मतलब यह है, जहाँ पर जो है गुण है तो वहीं पर जो है दोष भी प्रायः पाए जाते हैं। तो यही था जो है ये जो है कहानी प्रोधी के दोष।
तो ये मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाया प्रकरण हमारा शिक्षण प्रविधि था। तो शिक्षण प्रविधि के तहत मैंने प्रश्नोत्तर प्रविधि, फिर उसके बाद विवरण प्रविधि, फिर वर्णन प्रविधि, तो व्याख्यान प्रविधि, फिर स्पष्टीकरण, तब फिर इसके बाद कहानी प्रविधि के बारे में आप सबके समक्ष में प्रस्तुत किया। तो फिर इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।